चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास की शुरुआत की थी हम लोगों ने, और एक क्लास हो चुकी है हमारी किस पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता पर अगला प्रश्न देखते हैं जो मुख्य परीक्षा में आ सकता है। पहला, कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सामान्य जानकारी एक बार देख लें फिर से। नाम से लग रहा है कि कौन सी घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्र में विकसित हुई होगी। ठीक है, तो और उसके कुछ समकक्ष सभ्यताएं भी हमने देखी थी। किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ समकक्ष सभ्यताओं को भी जल्दी जल्दी देख लें। पहला नंबर ये भारत, देखो ये भारत में ये जो नदी है यही है ना सिंधु, हाँ जी। और सिंधु की सहायक नदी में एक झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरा रावी, और ये बड़ी सी नदी जो दिख रही है वो सतलज है। सब जाकर किस में मिल रही है, सिंधु नदी में। तो प्राचीन सभ्यताएं जो है वो नदी की घाटियों में ही क्या हुई है, विकसित हुई है। कौन, प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटी में विकसित हुई, उसमें पहला नंबर सिंधु घाटी सभ्यता। उसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ नदियां दिख रही, मैदान दिख रहा है, यहाँ भी हरा कलर दिख रहा था कि नहीं, हाँ जी। यहाँ पर एक नदी कौन सी, दजला, और दूसरी फरात। इस दजला और फरात नदी के घाटी क्षेत्र में एक और नदी सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, तो भारत की यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल नजदीक मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में दजला और फरात नदी के डेल्टाई क्षेत्र में थी। एक लंबी नदी यहाँ से देखो, झील का नाम है विक्टोरिया। कौन सी झील, विक्टोरिया झील से नदी निकलती है नील नदी, और नील नदी ये ऐसे लंबी नदी है विश्व की सबसे। उसका डेल्टा रीजन यहाँ पर मिस्र की सभ्यता, कौन सी, ये तीन सभ्यता को ध्यान में रखते हैं। बाकी इधर और दो सभ्यता देखा था, एक यूनानी और दूसरी रोमन, दोनों कहाँ पर, यूरोप में। उनकी बात अभी बाद में करेंगे, चलेगा, यूनानी और रोमन सभ्यता का। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसके समकक्ष सभ्यता में मेसोपोटामिया, मिस्र की, यूनान की, रोमन सभ्यता थी, और इधर वांगो और यांगटीसी क्यांग नदी के डेल्टा में कौन सी सभ्यता, चीनी सभ्यता थी। तो मैप पर यदि हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रयास करिए कि मैप पर चीज़ों को आप पढ़िएगा। ओके, चलो, अब हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए केवल इन दोनों सभ्यताओं की तुलना या उनके साथ जो आपस में संबंध रहे उसको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला, यहाँ पूरा पीला कलर दिख रहा है, थोड़ा सा लाल कलर, हल्का सा ब्राउन कलर भी दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर देश था एक ईरान, कौन सा, और वहाँ पर ईरान का पठार, और उस पठार पर मरुस्थल, मरुस्थल था क्या नहीं, दस्ते कबीर, और यहाँ से सुलेमान और किरथर, इधर में हिंदू कुश, तो ये पूरा पर्वतीय और मरुस्थली और पठारी रीजन है। इस जगह पर कोई सभ्यता विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, अगला नंबर, ये वाला एरिया जिसको तुरानी का मैदान बोलते हैं, कौन सा, यहाँ से एक पर्वत आया था नाम यूराल पर्वत। इस पूरे मैदान में मानव की उत्पत्ति हुई, जिसको बोलते हैं मध्य एशिया। यहीं पर ना, किसकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति कहाँ होती है, मध्य एशिया में होती है। और ये पूरा का पूरा रीजन भी मैदानी है। इस मैदान में एक झील है जिसका नाम अरल सागर, और इस अरल सागर में एक नदी मिली है, देखो, इस सियार दरिया, और दूसरी आमूर दरिया। अब हमारे को इतने रीजन पर ही काम करना है। ठीक है, कौन सा पर्वत है, यूराल। देखिए अब कई बार हम बात करेंगे, इसलिए वो आप अकेले आम बात हो जाएगी, होना भी चाहिए। तो अब ये सिंधु घाटी सभ्यता पर आते हैं। यहाँ
सिंधु घाटी सभ्यता में आपने ये सिंधु नदी का क्षेत्र दिख रहा है सबको, ये बॉर्डर दिख रही है, ये भारत पाकिस्तान की है, लेकिन प्राचीन काल में ये बॉर्डर तो रही नहीं होगी, ये पर पूरा मैदान रहा होगा, ये पूरा क्या रहा होगा, मैदान। ये पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का स्थान है, उसमें कुछ बहुत सारे स्थान कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और कुछ स्थान कहाँ होंगे, भारत में होंगे, ठीक है ना। कुछ स्थान कहाँ, भारत में, और कुछ पाकिस्तान में, ठीक है। ये देखो, ये पर्वत दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, एक का नाम सुलेमान और दूसरा तीर्थर, और यहाँ से बात हुई थी, कौन सा पर्वत है, हिमालय। और ये पूरा का पूरा सिंधु नदी की घाटी का क्षेत्र, इसमें सबसे पहला स्थल जो रावी नदी के तट पर खोजा गया वो हड़प्पा था, कौन सा, और सिंधु नदी के डेल्टा में या तट पर दूसरा स्थान खोजा गया वो कौन सा था, मोहनजोदाड़ो। पहला नंबर हड़प्पा, दूसरा नंबर मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा कुछ स्थल यहाँ पर भी थे गुजरात में, ये तो दोनों पाकिस्तान में है, हड़प्पा और कौन, मोहनजोदाड़ो। भारत में हमने कुछ स्थान देखे थे जो पंजाब में, रोपण, पंजाब हमारा यहाँ होगा, वहाँ कौन सा था, रोपण। उसके बाद बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में, बनवाली और राखीगढ़ी। उसके बाद कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ, आलमगीरपुर था यहाँ उत्तर प्रदेश में, कौन सा, आलमगीरपुर। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कच्छ के रण में धौलावीरा, यहाँ पर रंगपुर, और यहाँ लोथल, ये लोथल है, कौन सा, लोथल। इसके बारे में तो पता ही है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। पहला नंबर क्या है, हड़प्पा, और ये दूसरा मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर रोपण से लेकर कालीबंगा तक, रोपण कालीबंगा, इतने स्थल है, ठीक। ये पूरी की पूरी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है, कैसी, प्राचीनतम। चलो यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पर बोला था हमने अभी, कौन सा है, हड़प्पा। यहाँ पर बताओ, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। पंजाब में रोपण, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलमगीरपुर, यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला था, कालीबंगा। गुजरात में यहाँ पर दलदल में धौलावीरा, यहाँ पर रंगपुर, और ये लोथल, यही लोथल है गुजरात में, ठीक, लोथल हो गया। कुछ कुछ स्थान हमको जरूर याद रखना है, बाकी नहीं भी रखोगे चलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। प्रश्न लिखना है कि ये नगरीय सभ्यता थी, कैसी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण के प्रेरक तत्व कौन कौन से, 5 नंबर प्रश्न लिखो। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीकरण के प्रेरक तत्व कौन कौन से थे। सिंधु घाटी की सभ्यता, या उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हो, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता या क्या नाम, हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। नगरीकरण के प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं? प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। या इसी को प्रश्न कहेंगे वो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण के कारक लिखिए। प्रेरक तत्व की जगह क्या लिखाएगा, है ना, नगरीकरण के कारक लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। हो गया, नगरीकरण के क्या लिखा, कारक या प्रेरक तत्व, ठीक। अब पहला काम हमारा हमेशा रहेगा, चाहे आप हिस्ट्री लिखो या ज्योग्राफी, मैप बनाना है छोटा सा। आपको इतना मैप बनाना है, आधा यहाँ तक का, ऐसे
यहाँ से शुरू करिए आप अपना मैप बनाना ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ से भी बना लोगे इतना तो चलेगा, छोटा सा मैप बनाइएगा। इतना मैप चाहिए राइट हैंड में। बना दिया। इसके बाद अगली बात करें, जल्दी देखिए। इस स्थल का नाम लिखना है। ये लाइन जो बनी होगी ना उसके बगल में पाकिस्तान होना चाहिए, वहां लिखोगे, इसके अंदर नहीं, है ना। पहला नंबर का नाम हड़प्पा, वहां लिख दो हड़प्पा, छोटा सा हड़प्पा। दूसरा ये देखो, ये भी भारत के बाहर है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो हो गया लिखकर। पहले नाम क्या लिखा, दूसरे का नाम मोहनजोदाड़ो, ओके। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बाद ये वाला जो पंजाब में दिख रहा है हड़प्पा के बिल्कुल बराबरी में, लेकिन भारत के भीतर, रोपण है ये, रोपण लिख दिया क्या, रोपण। रोपण के जस्ट नीचे यहाँ ये वाला राजस्थान में, इसको लिखो कालीबंगा, कालीबंगा हो गया। और एक नाम लिख दो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ये वाला लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। पहले प्रश्न पढ़ो क्या लिखा, कैसे नंबर लाते हैं, यही महत्वपूर्ण बिंदु है ना। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से तत्व, नगरीकरण के प्रेरक तत्व। ये नगरी सभ्यता है, कैसी। तो पहला काम एक राइट हैंड में मैप बनाना, दूसरा काम परिचय बहुत अच्छा लिखना है पर छोटा लिखना है, ठीक है। छोटा और क्या लिखना है, अच्छा। तो लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम, प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन है, कामा। आद्य ऐतिहासिक है, कैसी है, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब होता है कि उसके लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक कामा कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय कांस्य का उपयोग हो रहा था, इसलिए क्या बोलेंगे, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन नगरीय, नगरीय सभ्यता है जिसके नगरीयकरण के प्रेरक तत्व निम्न है। नगरीकरण के प्रेरित तत्व या प्रेरक तत्व निम्न है, ठीक। देखो यहाँ पर चाहे ये हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो हो या रोपण हो, है ना, ये सब बड़े बड़े महानगर थे, बड़े बड़े। उस समय पर महानगर बनना मतलब आप समझ सकते हो, नगर बनना और नगर में पक्के मकान होना। आज से इतने साल पहले जहाँ पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता लिखा था ना, वहाँ पर आपको एक चीज लिखना था, 2350 से कितना, 1750 क्या, BC, ठीक है। ऐसा किसके अनुसार था ये, कार्बन 14 लिख देते कोष्टक में, कार्बन 14, 2350 से कितना, 1750 BC, कार्बन 14 के अनुसार है ये, हो गया।
अब वो आपको परिचय मैंने पिछले वाले प्रश्न में भी लिखवाया था, वही वही लिखना है, तो वो तो कोई नया नहीं। अगले बार में तो हम लिख देंगे केवल परिचय और आप लिख लेना स्वयं से। अब नगरीकरण के प्रेरक तत्व प्रश्न पूछा, तो उस समय जो नगर बना होगा, कैसे बन गया नगर, नगर बनते कैसे हैं, तो आपका जो वर्तमान का अनुभव है उस अनुभव को आधार बना करके ही आप वहाँ पर नगर बसाएंगे। जैसे कि कोई भी क्षेत्र नगर में तब कन्वर्ट होता है जब उस जगह पर कृषि जो है उन्नत किस्म की होती है। कृषि कैसी होगी, उन्नत किस्म की, ठीक है। उन्नत कृषि होगी तो कृषि में आप खाद्यान्न का उत्पादन अपने आवश्यकता के लिए करने के बावजूद बचा लेंगे, और जो बचा हुआ अनाज होगा उसको आप बेचेंगे। बेचने से क्या होगा, व्यापार होगा, व्यापार से मुद्रा आएगी, मुद्रा से व्यापारी बनेंगे, व्यापारी फिर नगर में रहेंगे। किसान गांव में रहता है, व्यापारी कहाँ रहता है, नगर में। ऐसे नगर बसते हैं। तो पहले उन्नत कृषि होगी, फिर कृषि में क्या आएगा, अधिशेष। कृषि अधिशेष का मतलब अनाज बचेगा, उस अनाज का क्या होगा, व्यापार होगा, व्यापार से क्या आएगी, मुद्रा आएगी, मुद्रा से फिर आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती जाएगी, फिर मुद्रा से हम नगर, व्यापारी नगर में रहना शुरू करेंगे और धीरे धीरे नगर बसना शुरू हो जाएगा, और फिर वहाँ पर व्यापार शुरू हो जाएगा, किसके भीतर, नगर के भीतर। ऐसा ही हम बहुत सारे नगर या शहर में देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, शहर में या नगर में होती है कि नहीं, ठीक है। तो पहला प्रेरित करने वाला कारण क्या था, उन्नत कृषि, डैश मारो। पहला प्रेरित करने वाला कारक क्या है, उन्नत कृषि। ठीक, अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ पर उन्नत कृषि क्यों होगी। पहला तो मुद्दा ये कि यहाँ पर 7 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, उसकी सहायक नदियाँ का पूरा जो ये मैदान है ये उपजाऊ कृषि का मैदान था। इस उपजाऊ कृषि के मैदान में कृषि का अधिशेष पैदा होगा, फसल अच्छी होगी, ठीक है। और फिर आगे चल कर के ये उन्नत कृषि ही नगर बसाने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ लिखा है नगर को बसने में प्रेरित करने वाले तत्व कौन से हैं, नगर को बसाने में कौन कौन से प्रेरक तत्व हैं, ठीक है ना, वो लिखना है। पहला नंबर क्या लिखा, उन्नत कृषि। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का उपजाऊ मैदान में अच्छी पैदावार से कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ, जिसके व्यापार से मुद्रा व्यवस्था, जिसके व्यापार से क्या आया, मुद्रा व्यवस्था एवं अंततः नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो आपने नगर बसा दिया, कैसे नगर बसेगा कि मुद्रा व्यवस्था आएगी, फिर व्यापारी नगर में रहना शुरू करेंगे और अंततः क्या बसना शुरू हो जाएगा, नगर बसना शुरू हो जाएगा और वहाँ व्यापार होने लगेगा। पहला हो गया। दूसरा, उन्नत व्यापार, ठीक। अब उन्नत व्यापार का मतलब है कि व्यापार तो आप कर रहे हो, माल तो बेच रहे हो, लेकिन माल बेचने के बाद आपको लाभ होना चाहिए।
अगर लाभ हो रहा है तो उसको उन्नत व्यापार बोलते हैं, और घाटा हो रहा है तो घाटे का व्यापार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी के लोग व्यापार किससे करेंगे? मेसोपोटामिया से। ठीक है, और जब ये सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे तो व्यापार जो है वो सिंधु घाटी की ओर झुका हुआ था। इसका मतलब कि इनको ज़्यादा लाभ हो रहा था, किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। ठीक है, यानी व्यापार इनकी तुलना में, व्यापार इनकी ओर झुका था, इसका मतलब इनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। और जब लाभ होगा तो व्यापार और अधिक क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या बसने लगेंगे? छोटा नगर जो है वो बड़े महानगर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर पर लिखो मेसोपोटामिया, सॉरी उन्नत व्यापार लिख लो। चलो, उन्नत कृषि उन्नत व्यापार, दूसरा नंबर डैश मारो। इनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था और मेसोपोटामिया से होता था, जिसका प्रमाण यहां से प्राप्त होने वाली मोहरें थी। यहां से प्राप्त होने वाली मोहरें, कोष्टक में लिख लो आयताकार मोहरें थी। मोहरें थी, यहां से प्राप्त होने वाली क्या थी? मोहरें थी। हो गया? किसकी ओर झुका था? है ना, मोहरें थी जो व्यापार को सिंधु घाटी की ओर झुके होने का प्रमाण देती है। जो व्यापार को सिंधु घाटी की ओर झुके होने का प्रमाण देती है। सिंधु घाटी की ओर झुके होने का प्रमाण देती है। देती है, जिससे छोटा नगर बड़े महानगर में परिवर्तित हुआ। चलिए, ये नगर बसाने के लिए दूसरा तरीका क्या था? नगर कैसे बसेगा? अब नगर बसाने के लिए वहां देखो, उन सिंधु घाटी के नगर जो थे उसमें 2 मंजिला मकान भी थे। कितने? और उस समय 2 मंजिला मकान तब बन सकता है जब तकनीकी विकास हुआ होगा। कैसा विकास? तकनीकी विकास होगा तभी क्या मिलेगा? 2 मंजिला मकान बनेगा। बनेगा ना? अब अगला नंबर लिखना है तकनीकी विकास। तीसरा, चाक। चाक, चाक मतलब ऐसा गोला जो इसको घुमाते हैं ना अपन लोग। आपने देखा होगा वो कुम्हार जो होता है वो बर्तन बनाने के लिए क्या घुमाता है? चाक घुमाता है। कामा, पहिया। पहिया से गाड़ी बनेगी, बैलगाड़ी बना लोगे आप। कामा, कांसा बनाने की तकनीक आदि आदि ने 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान बनाने में सहयोग किया। 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान बनाने में क्या किया? सहयोग किया। हो गया? 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान कब बनेगा? तकनीकी विकास से बनेगा ना। ठीक, चौथा नंबर। अब देखो, मकान बनाना है 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान बनाना है, नगर बसाना है, तो बड़े बड़े बिल्डर्स चाहिए। उस समय के बिल्डर्स को शिल्पी वर्ग बोलते थे, शिल्पकार, है ना। तो एक बहुत बड़ा समूह ही शिल्पकारों का वहां हुआ करता था, जिनने अपने रोजगार के लिए नगरों को बसाने में योगदान दे दिया। किसने? शिल्पी वर्ग ने। चौथा नंबर, शिल्पी वर्ग की उपस्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास
शिल्पियों का एक बड़ा समुदाय या वर्ग रहता था। शिल्पियों का एक बड़ा समुदाय या वर्ग रहता था जिन्होंने 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 अपने रोजगार के लिए नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया। अपने रोजगार के लिए नगरीकरण को क्या किया? प्रोत्साहन दिया, जिससे अंततः हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और रोपण जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और रोपण जैसे बड़े महानगर बन सके। इन्हें बनाने में सक्षम सरकार, कोष्टक में लिख दो स्थायी सरकार, इन्हें बनाने में सक्षम सरकार, कोष्टक में क्या लिखोगे? स्थायी सरकार का भी योगदान था। सक्षम सरकार, कोष्टक में क्या लिखा? स्थायी सरकार का भी योगदान था। हो गया? कौन सी सरकार? सक्षम सरकार या स्थायी सरकार। ठीक, ये हमारे 5 नंबर के प्रश्न का आंसर है। इसको और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो आप लिखो, बाद में छोटा करेंगे, है ना? अब निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्षतः नगरीकरण को प्रेरित करने वाले एक से अधिक कारक रहे होंगे। नगरीकरण को प्रेरित करने वाले एक से अधिक कारक रहे होंगे। क्योंकि, अब ऐसा क्यों कह रहे हो कि जितना हमने बताया इससे भी और अधिक कारक रहे होंगे? क्योंकि इसके पुरातात्विक स्रोत अपर्याप्त और साहित्यिक स्रोत अपठनीय है। ऐसा लिखना पड़ेगा, वो लाइन हर बार लिखते हैं। क्योंकि इसके पुरातात्विक स्रोत कैसे हैं? अपर्याप्त, एवं साहित्यिक स्रोत कैसे हैं? अपठनीय है। पुरातात्विक स्रोत अपर्याप्त एवं साहित्यिक स्रोत अपठनीय है। जितना आपको पढ़ा दिया जाता है उतना आपके कंट्रोल में हो ही जाना चाहिए। बार बार इसी को पढ़िएगा, नया अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसी को पढ़ना है 10 बार। ध्यान सुन लीजिए, ठीक है? बना के देखो, छोटा करके देखो, चित्र बनाओ, पूरा एज इट इज लिखते आ जाना चाहिए। हो गया? ये प्रश्न कितने नंबर का था? मगर अब ये प्रश्न को बदल दिया हमने और दूसरा प्रश्न पूछ लिया। तो दूसरा प्रश्न दूसरे पेज में, हर प्रश्न के लिए एक पेज चाहिए होता है, उतने में ही समेटने आना चाहिए, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण पर चर्चा कीजिए। प्रश्न बदल गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण पर क्या करना है? चर्चा। अथवा, प्रश्न को बदल के पूछा। अथवा लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण, छोटे छोटे अक्षर बनाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण से कैसे बेहतर था? वर्तमान नगरीकरण से कैसे बेहतर था?
वर्तमान नगरीकरण से कैसे बेहतर था, मतलब आज का जो नगर बसा है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर बसा था वो ज़्यादा अच्छा बसा था आज की तुलना में, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब पहला चित्र बनाना कैसे पता चल गया, वो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना दिया आपने। परिचय भी आपको लिखते आ रहा है ना। ठीक, अब परिचय को और शार्ट लिखने सीखना है, और शार्ट। ठीक, तो पहले इसकी पृष्ठभूमि लिख दो इस क्वेश्चन के लिए। पृष्ठभूमि लिखो बगल में, चित्र नहीं बनाना है अब, एक बार बना दिए, अब आपको आदत में रखना है कि हम बना लेंगे। हमने प्रश्न लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण से कैसे बेहतर था, मतलब इससे भी अच्छा था जो आज का है। एक एक बिंदु पर चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। पहले पृष्ठभूमि ये लिखना है कि कई सारे ऐसे कारक होंगे जहां पर वर्तमान का नगरीकरण से बेहतर था वो। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो मतलब पिछले 50-100 वर्षों में जितने नगर बसे हैं उन नगर को आप देखोगे तो बड़े अव्यवस्थित बसे हैं। बरसात के दिनों में अगर आप देखेंगे तो पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं है। पानी कई सारे नगर में भर जाता है जब पानी आता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने पहले मकान बनाने के पहले नाली की व्यवस्था की, समानांतर क्रम में सड़कें बनाई। अभी आप किसी भी नगर में जाते हो तो सड़क आपको ऐसी ऐसी मिलेगी, उनकी सड़कें ऐसी नहीं होती थी। उनकी सड़कें कैसी होती थी, समानांतर होती थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, मतलब सीधी होती थी। सड़क के मामले में आपसे बेहतर, नाली के मामले में आपसे बेहतर, साफ सफाई नाली की करने के लिए उन्होंने पूरी पर्याप्त व्यवस्था बना के रखी थी, उस मामले में बेहतर। मकान बनाने के पहले वो बाउंड्री वाल बनाते थे फिर मकान बनाते थे। आजकल के लोग क्या करते हैं, पहले मकान बनाते हैं और अंत में क्या बनाते हैं, बाउंड्री वाल बनाते हैं, जिसको परकोटा कहते हैं। ठीक है, तो पहले से ही सब योजनाबद्ध तरीके से मकान बनाए जाते थे उस समय। आज का मकान कोई योजनाबद्ध नहीं बनता, जिसको जहाँ मौका मिलता है, जहाँ जमीन मिलती है वही मकान बसा लेते हैं। मतलब कोई नगर बसाने का मास्टर प्लान वर्तमान के नगरों के बसने में देखने में नहीं मिला। लेकिन अभी हाल के समय में कुछ नगर जरूर ऐसे बस रहे हैं जो बहुत दूर पर टाउन सिटी बन रही है, वो उसमें इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि वर्तमान के जो पिछले 5-10 वर्षों में जितने भी नगर के बाहर जो टाउन सिटी या बेडरूम टाउन बन रहे हैं उसमें जरूर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण में जैसे नगर बसे थे उस टाइप का बसाया जा रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से 50 साल या 100 साल के बीच में जितने नगर बसे हैं उन नगर से बेहतर नगर वहाँ बसे थे। ठीक है, तो एक तरफ हाल के नगरों के लिए प्रेरक का काम भी कर लिया, मार्गदर्शक का काम भी कर लिया और पिछले से बेहतर भी हो गया। इस टाइप से हमको बताना है एक एक बिंदु पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका पृष्ठभूमि लिखेंगे, पृष्ठभूमि में लिखना शुरू करिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कोष्टक में लिखूं। अब जितना परिचय लिख रहे थे वो 2-3 शब्दों में खत्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कोष्टक में लिखेंगे प्राचीनतम, प्राचीनतम है ना, कामा आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, कोष्टक बंद। हमारा हुआ लिखकर ये सिंधु घाटी सभ्यता, कोष्टक में लिखा था आपने, बंद कर दिया कोष्टक को, बंद कर दिया ना। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण से कई मामलों में विलक्षण, विलक्षण मतलब अद्वितीय यानी अच्छा, कई मामलों में विलक्षण होने के साथ साथ यानी उनसे बेहतर होने के साथ साथ आधुनिक नगरों के लिए मार्गदर्शक का भी कार्य करता है, मार्गदर्शक का भी कार्य करता है, जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है, निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है।
निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। हो गया। वो डेस्क मारो, वो लाइन छोड़ो, बिल्कुल बगल में पहला नंबर लिखो। और पहला नंबर लिखने के बाद आप जो है पहले देखो यहाँ पर राइट हैंड में चित्र बनाएंगे, लेफ्ट हैंड में लिखेंगे और छोटे चित्र बनाना है। लेफ्ट हैंड में पहले नंबर पर लिखेंगे योजनाबद्ध नगरीकरण। योजनाबद्ध यानी योजना बनाकर, नगरीकरण। योजनाबद्ध क्या लिखा? नगरीयकरण। डैश मारो और राइट हैंड पर उसके चित्र बनाओगे। यहाँ पहले चित्र देखो, वो नगर बसाने के यानी कि नगर बसाने के पहले जो है सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। ठीक है, पहले बनाया परकोटा। परकोटा बनाने के बाद मकान के अंदर 2 मंजिला मकान बना दिया। जल परकोटे के किनारे किनारे ऐसे जल निकासी की नाली बनाई, इसको बोलेंगे जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। ठीक है, हो गया। ये जो बनाया ये परकोटा है, परकोटा। ठीक, अब ये चित्र बनाओ और फिर बाएं तरफ लिखेंगे। राइट हैंड में चित्र बनाइए जल्दी से। बना दिया? छोटा चित्र बनाना है। और ये सब जितना अभी बना रहे हो उसको घर पर मन से प्रैक्टिस करना है, बना कर देखना है इतना लिख पा रहे हो कि नहीं मन से। ठीक है, हर जगह का रोज अगर 2-3 बार लिख कर देख लिया तो अच्छा हो जाएगा। योजनाबद्ध नगर लिखा था, नगरीकरण। अब जो योजनाबद्ध नगरीकरण लिखा है उसके सामने लिखना शुरू करो, चित्र के बराबर में आ जाएगा, सब आ जाएगा ना। पहले परकोटा एवं जल निकासी की व्यवस्था की गई। परकोटा एवं जल निकासी की व्यवस्था की गई। पहले परकोटा एवं जल निकासी की व्यवस्था की गई। तथा ऊंचे टीले पर इसलिए बनाए कि बाढ़ नहीं आना चाहिए, है ना। काय पर? ऊंचे टीले पर, टीला, ऊंचे टीले पर 2 मंजिला मकान बनाए गए जिसमें 10 से 12 कमरे होते थे। 2 मंजिला मकान बनाए गए जिसमें 10 से 12 कमरे होते थे। दस से 12 कमरे होते थे। प्रत्येक घर में आंगन कामा रसोई घर, प्रत्येक घर में आंगन कामा रसोई घर और शौचालय की व्यवस्था की गई। शौचालय की व्यवस्था की गई। दरवाजे छोटी गलियों में खुलते थे, अर्थात लिख दिया। दरवाजे कहाँ खुलते थे अर्थात निजता का भी ध्यान रखा गया। निजता का भी ध्यान रखा गया। हो गया, निजता का भी ध्यान रखा गया। दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में लिखना है ग्रिड आधारित सड़क निर्माण। सड़क निर्माण। ग्रिड आधारित सड़क निर्माण।
हो गया लिख कर। अब यहाँ देखो, ग्रिड बोला हमने, ग्रिड बनता है ऐसे, ये हम सड़क बनाए और सड़कें जो है एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटे, ठीक, ऐसी भी सड़कें चले, मतलब ये सब सड़क बना दी और यहाँ सड़क के किनारे किनारे यहाँ मकान बनेंगे ऐसे, इसके किनारे, सड़क के किनारे किनारे मकान बनेंगे। पहले ग्रिड बनाओ जैसा हमने बना दिया राइट हैंड में। अब ये जल्दी जल्दी बनाते आना चाहिए। समकोण पर यानी सीधी सीधी लाइनें खींचनी है, आड़ी तिरछी लाइनें नहीं, मतलब सड़कें समानांतर होना चाहिए और समकोण पर एक दूसरे को काटना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। और इनके किनारे किनारे मकान ऐसे बनाओ, आपके पास जगह है, देखो ऐसे मकान बना दीजिएगा, ऐसे त्रिभुज बनाओ, इसको बोलते हैं मकान। एक दो के किनारे बना दो अगर बन सकता है तो, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करो, बगल में बाएं तरफ। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इनके किनारे किनारे मकान बने होते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इनके किनारे किनारे मकान बने होते थे। ठीक। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखना है उन्नत जल निकासी प्रणाली। उन्नत जल निकासी प्रणाली, उन्नत जल निकासी प्रणाली। डैश मारो। देखो, जल निकालने के लिए भी प्रणाली उन्नत थी ऐसा कहना है, तो उनके द्वारा ये नाली बनाई गई, इन नालियों को उन्होंने पत्थर से ढक दिया ऐसे, ठीक। अब नाली की सफाई करने के लिए नाली में बीच बीच में छिद्र रखे, जिसको नरमुखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरमुखे। यहाँ पर एक पत्थर डालेंगे और उसको हटाएंगे तो फिर सफाई हो जाएगी, ऐसा। चलिए पहले नाली बनाओ, उसके ऊपर पत्थर ढाको और नरमुखे बनाओ। बनाया? उन्नत जल निकासी प्रणाली लिखा था, नरमुखे बना दिया हमने जैसे बनाया। चलिए लिखिए, उन्नत जल निकासी प्रणाली, नालियों को पत्थर से ढका जाता था, नालियों को पत्थर से ढका जाता था, ढका जाता था जल निकासी के लिए, यानी जल निकालने के लिए, जल निकासी के लिए नालियों को पत्थर से ढका जाता था, ढका जाता था जल निकासी के लिए, जल निकासी के लिए ड्रेन पाइप, ड्रेन, जल निकासी के लिए कौन से पाइप? ड्रेन पाइप एवं सफाई के लिए, सफाई के लिए नरमोखे, नरमोखे होते थे, नरमोखे होते थे। चौथा नंबर, जल संचय प्रणाली उन्नत, जल संचय प्रणाली उन्नत। पांचवा नंबर, पक्की ईंटों से मकान का निर्माण, पक्की ईंटों से मकान का निर्माण, पक्की ईंटों से मकान का निर्माण। उच्च वर्ग के मकान 2 मंजिला और निम्न आय वर्ग के 1 मंजिला होते थे। उसी के सामने लिखना है, पक्की ईंटों से मकान के सामने उच्च वर्ग के मकान कैसे थे? 2 मंजिला एवं निम्न आय वर्ग के मकान, निम्न आय वर्ग के मकान, निम्न आय वर्ग के मकान कैसे होते थे? हाँ,
एक मंजिला या छोटे होते थे। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार हड़प्पा के नगर वर्तमान नगर से बेहतर थे। इस प्रकार हड़प्पा के नगर वर्तमान नगर से बेहतर थे। बेहतर थे क्योंकि वर्तमान के नगर अस्त व्यस्त बसे हैं। अस्त व्यस्त बसे हैं और उनकी निकासी व्यवस्था अस्त व्यस्त बसे हैं और उनकी जल निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। इस कारण मुंबई जैसे नगर में बाढ़ आ जाती है। मुंबई जैसे नगर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। पैराग्राफ चेंज। हड़प्पा की ग्रिड व्यवस्था एवं जल निकासी प्रणाली वर्तमान नगरीकरण के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। मार्गदर्शक का कार्य करती है। मार्गदर्शक का कार्य करती है। हो गया। देखिए इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ना है, फिर ही आंसर देना है। एक में प्रेरक तत्व पूछा था। कई लोग प्रेरक तत्व पूछते हैं और ये वाला लिख के आ जाते हैं। अगर ये लिख कर आओगे तो पूरा 0 नंबर आएगा। यहाँ लिखा था कि नगरीकरण पर चर्चा करना है कि नगर कैसे बसा था, और वहाँ था वो नगर कैसे बनते हैं वो बताना था। बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए नगर को बनाना है, तो वो पूछा था उसमें। इसलिए दोनों के अंतर को अच्छे से समझेंगे, नहीं तो लिख के आया था सब कुछ लेकिन आया नंबर कितना, 0। ठीक, तो हमारी हर दिन की चर्चा केवल मुख्य परीक्षा को आधार बनाकर होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुख्य परीक्षा को बेहतर बनाओगे तो पीटी अपने आप अच्छे से निकल ही जाएगा। एक एक एरिया पर काम करिए, बार बार काम करिए, बेहतर होता जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। नमस्कार।